हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। क्या कहा जाता है? आइसोमर्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये डिफरेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स, और इस फिनोमेने को, इस होल प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाँ, एक बात और भी याद रखनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होगा आइसोमर्स का। इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आइसोमर्स का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, इट मे बी सेम आर डिफरेंट। ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये सेम भी हो सकता है। तो बेसिक जो डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की आपने याद रखनी है वो यही है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ केसेस में सेम होता है, कुछ केसेस में डिफरेंट भी होता है। तो इसलिए ये कहना जरूरी नहीं है कि कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उनको आइसोमर्स बोलते हैं। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी बेसिक नहीं है जितनी ये वाली बात बेसिक है कि आइसोमर्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम और डिफरेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देते हैं, देखिए मेरे पास कंपाउंड है ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसी कंपाउंड का मैं दूसरा आइसोमर लिखता हूं, इसका नाम क्या है? N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन क्यों है? ये नॉर्मल चेन है, सीधी चेन है। कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और एक कार्बन इस तरह से। तो CH3 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 और यहां पे एक हाइड्रोजन। अब इन दोनों कंपाउंड्स में देखें तो इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है? 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन। हाइड्रोजन देखें यहां पे 3 2 5 7 और 3 10। हाइड्रोजन है यहां पे 10। कितनी हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन 10। अब इसमें देखो तो इसमें भी यही है, 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 9 और 1 10 हाइड्रोजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इस केस में अगर आप लोग देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या सेम नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नजर नहीं आ रहा। यहां पे 4 कार्बन कंटीन्यूअसली जुड़े हुए हैं, यहां पे 3 कार्बन ये कंटीन्यूअस हैं और 1 कार्बन जो है वो ब्रांच की फॉर्म में है। तो इस केस में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये भी डिफरेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है इस केस में, वो तो हमेशा सेम रहेगा। इस केस में स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोगों को डिफरेंट नजर आ रहा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो इनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे एक कंपाउंड ये हो गया। इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
यहां पे CH3, यहां पे H, यहां पे CH3 और यहां पे H। तो आप इस कंपाउंड में देखें, तो इस कंपाउंड में आप देखें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चारों कार्बन कंटीन्यूअस है। इस केस में देखें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन इधर भी कंटीन्यूअस है, इधर भी कंटीन्यूअस है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये आप चेक कर सकते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और यहां पे अगर आप लोग हाइड्रोजन देखें तो 3, 3, 6, 7 और 8 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। यहां पे 1, 2, 3, 4 कार्बन, 3, 3, 6, 7 और 8। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इस केस में स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, क्योंकि 4 कार्बन कंटीन्यूअस है, इधर भी 4 कार्बन कंटीन्यूअस है। तो यहां पे क्या होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला जो है इस केस में स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना ही है। तो फिर अब यहां पे नहीं हम कह सकते कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, उन्हीं को आइसोमर्स बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन फिर भी ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड नहीं है, याद रखिएगा, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। क्लियर हो गया यहां तक सबको? हाँ, बस याद रखिएगा, ये कहीं आप लोग जो है इसको डिफरेंट ना मान लेना, ये सोचना कि इनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, नो डाउट, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है। कैसे सेम है देखो, आप खुद ही देख लो। ये कार्बन है, ये कार्बन एक मिथाइल ग्रुप के साथ लगा है और एक ही हाइड्रोजन के साथ लगा है। इस तरह से ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन के साथ लगा है और एक ही मिथाइल ग्रुप के साथ लगा है। जरा इस तरफ देखें, ये कंपाउंड डिफरेंट है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है। अब देखो इस कार्बन को देखो, एक ही मिथाइल ग्रुप के साथ लगा, एक ही हाइड्रोजन के साथ लगा। इस कार्बन को देखो, एक ही मिथाइल ग्रुप है, एक ही हाइड्रोजन है। यानी दोनों तरफ ये जो दोनों कार्बन आपको नजर आ रहे हैं सेंटर में, ये एक मिथाइल एक हाइड्रोजन के साथ, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली इधर भी तो यही फॉर्म है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप ऊपर देखें, यहां पे देखें तो आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? देखिए, एक मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप हैं और कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ, कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यहां पे देखिए आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप, इसमें तो तीन मिथाइल ग्रुप आ गए। यानी वाज़ेह तौर पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस नजर आ रहा है। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, और यहां पे ऐसा कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन है। तो इसमें वाज़ेह तौर पर क्लियरेंस हम लोगों को हो रही कि इसमें स्ट्रक्चर में फर्क है, इसके स्ट्रक्चर में फर्क नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स कहेंगे। स्ट्रक्चर फार्मूले के हिसाब से हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको रेज करते हैं। ओके, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हो जाती है? क्यों है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट? तो याद रखें, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि कंपाउंड्स में एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है, एटम्स की अरेंजमेंट जो होती है, इनमें डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? इनमें डिफरेंस आ जाता है। जब भी कभी आप लोग आइसोमर्स देखेंगे, उनमें एटम्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा। तो जब एटम्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाए तो कंपाउंड की नेचर बदल जाती है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। स्ट्रक्चर बदल गया, नेचर बदल गई, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये चेंज हो जाती है आइसोमर्स के केस में। कैसे चेंज हो जाती है? चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, CH3, यहां पे भी CH3, दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन। ये क्या है? N-ब्यूटेन। इसका दूसरा आइसोमर देखें, CH3, CH, CH3 और ये रहा CH3। अब ये है N-ब्यूटेन, ये एक मॉलिक्यूल है।
इस तरह के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे एन ब्यूटेन के मिक्सचर के अंदर। एन ब्यूटेन जब हम लोग लेंगे तो क्या होगा, ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 ये CH3, क्या होगा, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, ये हम लोग शो कर रहे हैं, ये इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। और ये वाला जो कंपाउंड है ये भी 4 कार्बन वाला ही है, इसका भी फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो C4H10 ही है। लेकिन आप इस केस में देखें तो अगर ये एक मॉलिक्यूल है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, CH3 CH CH3 CH3। अब यहां पे अट्रैक्शन होगी, यहां पे अट्रैक्शन होगी और यहां पे अट्रैक्शन होगी। तो आप नोट कर रहे हैं ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स थे। इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां पे ज्यादा हैं तो एन ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होगा एज कंपेयर टू आइसोब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। क्यों? चूंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं और स्ट्रक्चर भी इस केस में आप लोगों को डिफरेंट नजर आ रहा है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया। क्यों? चूंकि एन ब्यूटेन में सरफेस एरिया ज्यादा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा थी, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। इस केस में आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है सरफेस एरिया कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम हो जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाते हैं। ये देखें कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है यहां पे, तो फिर क्या होगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो हो जाए। तो दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस किस में आ गया, प्रॉपर्टीज में डिफरेंट आ गया। तो जैसे ही दोनों कंपाउंड में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। क्लियर हो गया सबको? ओके, रेज कर देते हैं इसको। अगर हम लोग अल्केन्स की बात करें तो अल्केन का पहला मेंबर है मीथेन। मीथेन ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करता। क्यों शो नहीं करता? क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग इसकी दूसरी फॉर्म, स्ट्रक्चर की फॉर्म, स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ ही नहीं कर सकते। हम इसके एटम की अरेंजमेंट को नहीं बदल सकते। यहाँ पे एक ही कार्बन है, चेन ही नहीं है, कैसे अरेंजमेंट बदले हम लोग? तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करता। इस तरह से अगर ईथेन को देखें, CH3 ये भी आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग एटम्स की अरेंजमेंट और इसकी पोजीशन को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इस तरह से अगर आप लोग प्रोपेन को देखें, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एटम्स की अरेंजमेंट जो है, जो पोजीशन है वो हम चेंज नहीं कर सकते, बस इसकी एक ही फॉर्म बनती है। तो प्रोपेन भी आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करता। इस तरह से अगर हम लोग ब्यूटेन की बात करें, CH3 CH2 CH2 CH3, हाँ इसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है, हम लोग यहाँ पे एटम्स के अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक ये वाली फॉर्म होगी, इसकी दूसरी फॉर्म भी बनाई जा सकती है। ये वाली अभी बना रहे हैं हम लोग, CH3 CH CH3 और ये CH3। तो अब देखिए ये भी ब्यूटेन है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 4 कार्बन ही है, इसका नाम है एन ब्यूटेन। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं हम लोग, एन ब्यूटेन। क्यों? चूंकि नॉर्मल चेन है। अब यहाँ पे देखो, आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आइसो कब बोलते हैं, जब भी कभी सेकंड लास्ट कार्बन पे, ये चेन समझ लो, ये चेन है, ये वाली चेन है, और इसमें ये वाला लास्ट वाला कार्बन मान लो पहला, दूसरा और ये तीसरा लास्ट, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर कोई मिथाइल ग्रुप हो तो ऐसे केस में हम लोग कौन सी प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं? आइसो। आइसो। तो इसमें कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन, तो नाम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। तो अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ब्यूटेन की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती जो हमने यहाँ पे बना दी है। अगर आप लोग ध्यान से सोचते नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये भी तो इसी के स्ट्रक्चर बना दिया हम लोगों ने, चेंज कर दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। नहीं, आपको फोकस करना है कार्बन की चेन के ऊपर, कंटीन्यूअस कार्बन कितने आपस में आपने जोड़ दिए। तो इस केस में देखो 1 2 3 4 कार्बन कंटीन्यूअस मैनर में जुड़े हुए हैं।
इस केस में देखो तो 1 2 3 तीन कार्बन कंटीन्यूअस केस में जुड़े हुए हैं। अगर इस लिहाज से देखो तो 1 2 3 तीन कार्बन कंटीन्यूअस मैनर में जुड़े हुए हैं। इस लिहाज से देखो तो 1 2 3 तीन कार्बन कंटीन्यूअस मैनर में एक ब्रांच की फॉर्म में यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये चारों कार्बन कंटीन्यूअस मैनर में भी लगे हुए हैं। तो जब चारों कार्बन कंटीन्यूअसली आपस में जुड़े हुए हैं तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम है। जब ये वाली फॉर्म सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो फिर ये इसका आइसोमर नहीं होगा। तो इसकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, एक ये वाली पॉसिबिलिटी, एक ये वाली पॉसिबिलिटी। इसकी एन ब्यूटेन, एक ये स्ट्रेट चेन में, दूसरा ये एक ही ब्रांच चेन में लग सकती है। तो एन ब्यूटेन का कोई पूछे आपसे कितने आइसोमर बना सकता है, तो याद रखें एन ब्यूटेन जो है ये दो आइसोमर बना सकता है। ठीक है, इस तरह से आगे देखें। एन पेंटेन है हमारे पास, एन पेंटेन। अब एन पेंटेन में देखें, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार है और ये 5 है। CH3 CH2 CH2, ये CH2 और ये CH3। अब इसकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखें। इसका एक और आइसोमर बन सकता है यहाँ पे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये चार कार्बन लगा दें, पांचवा कार्बन यहाँ पे हम लगा दें। हाइड्रोजन पूरी कर लेते हैं। CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। तो ये इसकी एक पॉसिबिलिटी बन गई। एन पेंटेन है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। क्यों? क्योंकि अगर ये पहला कार्बन मान लें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। कितने कार्बन है, टोटल कार्बन कितने, कॉमन नेम है ये आइसोपेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन है। एक पॉसिबिलिटी ये बनी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, 3 4, अब यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं ऐसे करके, तो यहां पे हाइड्रोजन पूरी कर सकते हैं आप लोग। अब ये वाला स्ट्रक्चर फार्मूला और ये वाला स्ट्रक्चर फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम है। देखें 1 2 3 4 कार्बन कंटीन्यूअस है। इस केस में देखो 1 2 3 4 कार्बन कंटीन्यूअस में, एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है दूसरे नंबर पे। इस केस में देखो तो 1 2 3 4 कार्बन है और ये भी तो दूसरे नंबर पे ही लगा हुआ है। अगर आप यहां से काउंट करना शुरू करते हो तो ये दोनों जो फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं, अगर इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म देखें तो वो सेम बनती है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनती यहां पे। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये होगी। एक और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि आप 1 2 3 कार्बन कैसे लगा दो, चौथे कार्बन को इधर लगा दो, पांचवें कार्बन को इधर लगा दो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पूरी कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन लगेगी, 3 लगेगी, यहाँ पे 3 लगेगी और इधर भी 3 लगेगी। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग, तो यहाँ पे भी आप लोगों को 1 2 3 कार्बन की चेन नजर आ रही। यहाँ पे दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है। अगर इसको चेन मान लेते हो स्ट्रेट फॉर्म में, तो आप देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो ये लास्ट वाला कार्बन है, सेकंड लास्ट पे कितने ग्रुप नजर आ रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं। हमने बात की थी जब भी कभी सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप नजर आए तो आप कौन सी प्रीफिक्स इस्तेमाल करनी है, नियो। और ये कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटेन, ये इसका कॉमन नेम है। इनके IUPAC नेम भी हैं, जो हम लोग अपनी आने वाली क्लासेस में इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि IUPAC नेम के अकॉर्डिंग इनके क्या नेम बनते हैं। अभी सिर्फ हम लोग जनरल कॉमन नेम यूज कर रहे हैं। तो ये पेंटेन जो है 5 कार्बन, इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। इसके अलावा जितनी मर्जी ट्राई कर लो आप, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। अरेंजमेंट इसके अलावा और नहीं बन सकती, बस ये 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो मैच कर जाएगी, जैसे मर्जी कोशिश कर लो, ट्राई कर लो आप, तो वो बिल्कुल मैच कर जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये सोच लेते हैं कि ये हम लोग तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहाँ पे आप लोग लगा दें 5 कार्बन। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल सेम है इसकी तरह, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन कंटीन्यूअस है, इधर भी तो 5 कार्बन कंटीन्यूअस है। अगर आप लोग जो है ये इस तरह से लगा देते हैं कि ये 3 कार्बन हो गए, ये 4 कार्बन हो गए और ये 5 कार्बन हो गए, तो आप कहें ये भी तो स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो गया। नहीं, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हुआ। यहाँ पे देखें ये आपके पास कंटीन्यूअस मैनर में एक चेन हो गई, चलोगे ना एक तरफ तो एंड तक चलोगे ना, 1 2 3 4। तो आप लोग यहाँ पे देखें तो ये पहले और ये दूसरे कार्बन पे आपने क्या लगाया हुआ है। अगर यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो दूसरे कार्बन पे क्या है, आपने एक कार्बन जोड़ दिया, ब्रांच जोड़ दी है। लेकिन ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया आपने, तो 1 2 3 4 सेम है और दूसरे नंबर पे आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया।
तो इस वाली फॉर्म में और इस वाली फॉर्म में कोई फर्क नहीं, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी इसकी नहीं बनती। ठीक है, बस 3 ही आइसोमर्स बनते हैं इसके, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। तो पेंटेन के कोई पूछे कितने आइसोमर्स हैं तो क्या बोलोगे? 3 आइसोमर्स। ब्यूटेन के कितने हैं? 2। पेंटेन के कितने हैं? 3 आइसोमर्स हैं। इसी तरह से अगर हम लोग 6 कार्बन को देखते हैं, मीथेन का कोई आइसोमर नहीं था, इथेन का भी कोई नहीं था, प्रोपेन का भी कोई आइसोमर नहीं बनता, ब्यूटेन के 2 बनते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेक्सेन को। हेक्सेन के कितने आइसोमर बनेंगे? n हेक्सेन नॉर्मल चेन में जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप पूरी कर सकते हैं, हाइड्रोजन का इश्यू नहीं है, बस आपको अरेंजमेंट को देखना है, कार्बन की लिंकिंग को देखना है। ये n हेक्सेन हो गया। इसकी देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कितने आइसोमर इसके बन सकते हैं। तो एक n हेक्सेन हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि आप 5 कार्बन को जोड़ दें और एक कार्बन यहां पे लगा दें। हाइड्रोजन तो पूरी कर सकते हैं ना, सेम होगी, हाइड्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में जोड़ी, एक ब्रांच में जोड़ी, ये भी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इस तरह से 1 2 3 4 5 कार्बन ऐसे जोड़ दो, एक कार्बन यहां पे जोड़ दो, ये भी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। बस 5 कार्बन की चेन बना के सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, एक यहां पे लगा दो दूसरे नंबर पे, एक यहां पे लगा दो। अगर आप कहें नहीं अब यहां पे लगा देते हैं कार्बन, यानी आप ये सोच रहे हो कि एक कार्बन 2 3 4 5 और ये नहीं, इसकी तीसरी पॉसिबिलिटी, पहले यहां पे लगाया, फिर दूसरे केस में यहां पे लगाया, अब तीसरे केस में कार्बन को यहां पे लगा दिया। नहीं, अब ये पॉसिबिलिटी सेम हो गई है, पहली और तीसरी एक ही बात है। देखो अगर ये इसको स्ट्रेट चेन मान लेते हो कि 5 कार्बन है, इस तरह से इधर भी ये 5 कार्बन मान लेते हो, तो अब आप यहां पे देखो तो इसको आप काउंट करते हो, पहला कार्बन इसको काउंट करते हो, दूसरा कार्बन, तो इस केस में देखो इसको पहला अगर काउंट करोगे तो इसको दूसरा काउंट करोगे। तो याद रखिए ये दोनों पॉसिबिलिटी सेम हो जाएंगी, क्योंकि किनारा ना किसी तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। इधर से देखो तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे कार्बन आ रहा है, इधर से देखो तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ये ब्रांच नजर आ रही है आपको, इधर से देखो तो दूसरे नंबर पे, इधर से देखो तो दूसरे नंबर पे, तो इसमें तो दोनों अरेंजमेंट सेम है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। बस ये वाली एक पॉसिबिलिटी 5 कार्बन की चेन में और एक ये वाली पॉसिबिलिटी, ये दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आप नहीं बना सकते। 5 बार कार्बन की चेन बना के एक कार्बन ब्रांच में लगाते हैं तब भी आप 6 पूरे कर सकते हैं, बस ये 2 ही बनेगी इस तरह से पॉसिबिलिटी। आगे देखते हैं और कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 6 कार्बन की अरेंजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब 4 कार्बन को जोड़ देते हैं, यहां पे एक कार्बन यहां पे लगा देते हैं, दूसरा कार्बन यहां पे लगा देते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी भी ठीक है, ये भी इसका स्ट्रक्चर फॉर्म बन सकती है 6 कार्बन की, जो हम लोगों ने यहां पे बना दी है। ठीक है, इस तरह से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, एक कार्बन इधर लगा दो, एक कार्बन इधर लगा दो, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो इस तरह से अगर आप लोग देखें तो 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी बन गई। इसके बाद आप कोई पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, बस 5 ही इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। हेक्सेन को हम लोग सिर्फ 5 तरीकों से जोड़ सकते हैं, इसके कार्बन जो हमने जोड़ दिए हैं यहाँ पे, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं आप कर सकते। करके देख लें, कोई भी ट्राई करके देख लें, आप बना ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच लेते हैं एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये लगाया हम लोगों ने, अब एक यहाँ पे लगा देते हैं कार्बन, एक चलो यहाँ पे लगा, ये भी तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, 6 पूरे तो कर दिए हमने, लेकिन नहीं ये मैच कर जाएगी किसी के साथ, देख लो कैसे मैच कर जाएगी। अगर आप इसको इस तरह से कंटिन्यूअस मान लेते हो ऐसे करके, ये कंटिन्यूअस चेन है, तो इसमें देखो इसको अगर पहला मानते तो इसको दूसरा मानोगे, दूसरे पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ब्रांच लगी हुई है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हम पहले बना तो चुके हैं। ये देखो ये क्या है, 1 2 दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। यानी आप लोग इन पांचों के अलावा 1 2 3 4 और 5 इनके अलावा जो भी ट्राई करोगे वो आप इनमें से किसी के साथ मैच कर जाएगी, सिमिलरिटी हो जाएगी उसके साथ, तो वो स्ट्रक्चर काउंट नहीं होगा। बस इसके 5 ही आइसोमर बनते जितनी मर्जी ट्राई कर ले। तो ब्यूटेन के कितने हुए, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स थे, 2 आइसोमर्स थे। पेंटेन के कितने आइसोमर्स थे, 3 आइसोमर्स थे। हेक्सेन के भी हमने ड्रॉ किए, कितने आइसोमर्स बने, 6 नहीं 5 आइसोमर्स बने, 5 आइसोमर्स बने।
इस तरह से अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हेप्टेन को अगर आप ड्रॉ करना शुरू करें तो हेप्टेन के 9 आइसोमर्स बनेंगे। इस तरह से अगर ऑक्टेन की बात करें, ऑक्टेन, इसके अगर आप लोग आइसोमर्स ड्रॉ करना चाहो, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मिंग के अरेंजमेंट ड्रॉ करना चाहोगे तो आप नोट करोगे आपको 18 आइसोमर्स मिलेंगे। इस तरह से अगर आप लोग जो है नोनेन इसके आइसोमर्स ड्रॉ करना चाहोगे तो 35 आइसोमर्स बनेंगे। इसके 35 स्ट्रक्चर बना सकते हो आप लोग नोनेन। इस तरह से डीकेन 10 कार्बन वाली जो चेन है इसके ड्रॉ करना चाहोगे तो 75 स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पाओगे। यानी आप नोट करो कि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर आपके पास कार्बन 30 यानी 30 कार्बन की चेन है तो हाइड्रोजन कितनी होगी? अल्केन के केस में 30 है, 30 के डबल 60 और ये 62। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी बनाना शुरू कर दो कि 30 कार्बन है कितनी तरह से जोड़ सकते हैं तो इसके तकरीबन मोर देन 4 बिलियंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसके आइसोमर्स की तादाद कितनी हुई? मोर देन 4 बिलियंस। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे, स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए जो आपने प्रैक्टिस करनी है या जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वैसे तो नहीं कि एग्जाम में आप लोगों से कह रहे हैं कि 25 कार्बन की चेन है, चलो इसके आइसोमर बनाना शुरू कर दो, तो 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे इसी में लग जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। बस ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा याद रख लो, इसको याद ही कर लो कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5। इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते आप लोग, ट्राई करके देख लेना। हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, नोनेन के 35, डीकेन के 75, ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए। हाँ, हेक्सेन तक कम से कम, हेक्सेन तक या ज्यादा से ज्यादा हेप्टेन तक आप लोगों को आइसोमर्स बनाने आने चाहिए। इसको रेज कर देते हैं यहां से। आइसोमरिज्म जो है ये कोई छोटा सा मामूली सा टॉपिक नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डेप्थ है इसमें। तो आइसोमरिज्म की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो इसकी 2 बड़ी टाइप्स है। आइसोमरिज्म की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो इसकी 2 बड़ी टाइप्स हैं। कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और दूसरी टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलो लिख देते हैं आप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसा फिनोमेना है जिसमें कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है, वो डिफरेंट होती है। एटम्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, इस तरह से जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है, स्टीरियो आइसोमरिज्म में हमेशा याद रखें ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। यानी कोई हमारे पास कंपाउंड है, उसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, ग्रुप लगे होंगे, उनकी ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है। ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस में डिफरेंस होता है। तो ऐसे आइसोमरिज्म को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। इस केस में जो आइसोमर्स होंगे इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो सेम होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जगह कम पड़ गई है यहाँ पे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। ये में बेसिक डिफरेंस है स्टीरियो आइसोमरिज्म में और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है ये फर्दर 5 टाइप्स की होती है।
स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 5 तरह की। कौन कौन सी हैं? चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म, और इस तरह से एक इसकी टाइप है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये 5 टाइप की है जिनको हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। चेन आइसोमरिज्म क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। इस तरह से जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है ये भी फर्दर 2 बड़े ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। 2 बड़े ग्रुप हैं इसके, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म, और दूसरी टाइप है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल, ये नाम से बड़ा सिंपल लग रहा है, ये बहुत डेप्थ वाले टॉपिक हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म है ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है इसको। 2 कैटेगरी क्या है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ये है सारे आइसोमरिज्म। तो हम लोग अपनी जो नेक्स्ट क्लास है इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसकी जो 5 टाइप्स हैं इनको हम लोग एग्जांपल के साथ जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।